Hello guys, welcome back to Learn Chemistry with Asma Siddiqa. Assalamu alaikum. How are you? So my today's topic is carbon compound. Okay, this topic is from 10th standard, and let's see what else it involves. Okay, so first of all, I'll just give you the introduction. Let me share my screen so that you will come to know which topic we are going to cover in today's class. Okay. So we are going to cover, first of all, we are going to cover okay. So we are going to today my today's topic is carbon and its compound. And we are first of all we'll see what introduction about little bit about carbon compound. Okay, and after knowing what is carbon compound, what is carbon, we'll go to see the bonding in carbon and which kind of bonding is present in carbon and some of the example of the compound or of carbon which is having covalent bonding. Okay, so in today's topic we are going to cover that much. Now I'm just going to take you to the introduction. So before I start the introduction, I just need to ask you a few questions about the carbon compound. Okay. So may I know that do you know like for example, चलो अभी हम क्या करते हैं थोड़ा सा हिंदी और थोड़ा सा इंग्लिश दोनों यूज करेंगे, ठीक है? So that जो बच्चों को इंग्लिश समझने में डिफिकल्टी होती है उनके लिए भी आसान हो जाए, ठीक है? So आप बताओ कि जैसे कि हम जो सुबह से डेली लाइफ में जब हम सुबह से जो उठते हैं रात में सोने तक के हम बहुत सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल वी यूज लाइक वी यूज फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप सुबह से उठते हो तो टूथपेस्ट यूज करते हो, ठीक है? उसके बाद आप ब्रश वगैरह करने के बाद आप बात लेते हो तो वहां पर आप सोप्स वगैरह यूज करते हो। उसके बाद फिर आप खाना खाते हो, ब्रेकफास्ट करते हो। तो ये जो चीजें हैं इसमें बहुत सारी चीजें जो इन्वॉल्व है दैट इज बेस्ड ऑन कार्बन। ओके, so most of the things are based on carbon. For example, I'll just give you the simple example how you're going to identify the carbon. Okay, तो पहले आप क्या करो, जैसे जो चीजें नेचुरल होती है फॉर एग्जाम्पल ऑल द नेचुरल सब्सटेंसेस, like for example you can say the plant and animal, the substances which are obtained from plant and animal, they are nothing but based on carbon. Okay, you can call these compounds as a organic compound also. मगर ये जो कंपाउंड जो होते हैं ना, जो भी नेचुरल चीज जैसे प्लांट हो गए, प्लांट में वेजिटेबल्स हो गए, वेजिटेबल में जो रहेगा वो क्या रहेगा, कार्बन रहेगा, ठीक है? और एनिमल हो गया, एनिमल में हो गया बीफ हो गया, मिल्क हो गया, दे ऑल विल कंटेन कार्बन। ओके, सो वेट अ सेकेंड। तो जो कंपाउंड जैसे और एक एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कार्बन किस में होता है और किस में नहीं होता है। यू कैन जस्ट टेक सम पार्ट ऑफ कंपाउंड, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप एक कपड़े का छोटा सा पीस लेते हो या कॉटन का पीस लेते हो और उसको जला देते हो तो आपको क्या मिलता है? यू विल गेट ब्लैक पार्टिकल और एश, एंड द सब्सटेंस आफ्टर बर्निंग you are getting black particle or ash that is obviously or certainly containing carbon. Okay, जो भी चीजें आप जलाने के बाद आपको काली चीज मिलती है, मतलब काले पार्टिकल्स मिलते हैं, या आप बोल सकते हो कोल मिलता है, तो उसका उसका मतलब है कि उसके अंदर क्या रहेगा, कार्बन रहेगा। ओके, और अगर सपोज आपको ये तो इतना समझ में आ गया होगा, अब देखेंगे हम कि एक जो सब्सटेंस होता है आपका मतलब के कार्बन जो जिसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं, तो कार्बन एक अर्थ क्रस्ट में या एटमॉस्फेयर में कितना प्रेजेंट होता है, तो कार्बन इज इन प्रेजेंट इन वेरी माइन्यूट क्वांटिटी, यानी कि वो कितना होता है 0.02% कार्बन प्रेजेंट होता है अर्थ क्रस्ट में, ठीक है?
ज्यादा क्वांटिटी में नहीं होता, और इट प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट, हाइड्रेट और कोल, मिनरल्स लाइक दैट। ओके, फ्यूल, जैसे कि फ्यूल होता है, पेट्रोलियम होता है, वो हो गया। नेक्स्ट हो गया, हम देखेंगे कि एटमॉस्फेयर में कितना कितना परसेंटेज होता है कार्बन का, तो दैट इज नथिंग बट 0.03% ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट एंड दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप सुनते होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में होता है। कैसे होता है कार्बन डाइऑक्साइड, कहाँ से आता है, दैट इज फ्रॉम द इंडस्ट्रीज। उसके अलावा आपके जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं, उसका बाय प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, दैट इज नथिंग बट दैट इज आल्सो इन अ लेस क्वांटिटी। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक कार्बन डाइऑक्साइड जो कि लेस क्वांटिटी में अर्थ क्रस्ट में होता है और लेस क्वांटिटी में एटमॉस्फेयर में होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे व्हाई वी आर लर्निंग अबाउट कार्बन। कार्बन के बारे में क्यों स्टडी कर रहे हैं हम, क्योंकि कार्बन जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और हमको इसकी डिटेल्स इसलिए पढ़नी है क्योंकि बहुत सारी चीजों में हम कार्बन का यूज करते हैं। ठीक है, सो जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन देख लिया कि कार्बन होता क्या है, कार्बन कहाँ पर होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कार्बन के अंदर की केमिकल प्रॉपर्टीज और सारे टाइप के प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह सब देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि कार्बन के प्रॉपर्टीज में, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें कौन से टाइप की बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो कार्बन में जो बॉन्डिंग होती है वो होती है कोवेलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, टू अंडरस्टैंड कोवेलेंट बॉन्डिंग वी हैव टू नो, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हमको ये बॉन्डिंग क्या होती है वो समझना पड़ेगा। उसके बाद हम देखेंगे कि कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है, बॉन्डिंग के अलग अलग टाइप्स कौन से होते हैं, और हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर टाइप ऑफ कंपाउंड। ओके, तो पुराने चैप्टर्स में हम पढ़ चुके हैं कि आयनिक कंपाउंड और आयनिक बॉन्डिंग क्या है। तो इस टॉपिक में इन टुडेज क्लास वी विल जस्ट लर्न अबाउट द कोवेलेंट बॉन्डिंग। ओके, तो चलो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है। उसके लिए हमको सबसे पहले दो तीन चीजों का जानना जरूरी है। सो आई जस्ट टेक यू टू द screen. I'll just start sharing my screen again so that I'll explain you. One second. Okay, तो हमने यहाँ पर देखा है, सबसे पहले हम देखेंगे कि बॉन्डिंग किस तरह से होती है। ओके, अब देखो जैसे मैंने बताया कि कार्बन में कौन सी टाइप की बॉन्डिंग होती है, कार्बन में कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो अब कोवेलेंट बॉन्डिंग जो है कार्बन में, तो कोवेलेंट बॉन्डिंग या कभी भी कोई एलिमेंट जब बॉन्ड बनाता है तो वो किस तरह से बनाता है वो देखेंगे पहले हम। थोड़ा सा बड़ा साइज लेते हैं पेन का ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, तो व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्डिंग, तो उसके पहले हम समझेंगे कि बॉन्डिंग क्या होती है। ठीक है, तो बॉन्ड का मतलब होता है, बॉन्ड का मतलब बता रही हूँ मैं आपको, बॉन्ड का मतलब होता है कि जब दो एटम्स विल हेल्ड टुगेदर। ठीक है, दो एटम जो एक दूसरे के साथ रहेंगे विद अ काइंड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोई भी टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है। तो जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये दो एटम्स एक दूसरे के साथ रहेंगे या उन मतलब जुड़े हुए रहेंगे, तो वो टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज बॉन्ड। अब बॉन्ड इज नॉट लाइक अभी आपको दिखेगा कि एक डंडा रखा हुआ है या एक रस्सी बांधी हुई है या फिर उसके ऊपर बीच में चेन है। इट विल नॉट बी लाइक दैट। ओके, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा और जस्ट बिकॉज ऑफ दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दे विल हेल्ड टुगेदर। ओके, अब उसमें अलग अलग टाइप के बॉन्डिंग रहेंगे डिपेंडिंग अपॉन उनके अंदर की केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसके अंदर बॉन्डिंग कैसी रहेगी। तो पहले देखते हैं हम आयनिक बॉन्डिंग हम दूसरे किसी टॉपिक में देखेंगे, हम यहाँ पर देखने वाले कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब जब बॉन्ड बनाता है कोई भी एलिमेंट तो बॉन्ड क्यों बनाता है ये देखेंगे सबसे पहले कि व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। ठीक है, तो अब जैसे उसके लिए मैं आपको दिखाऊंगी कि कार्बन जो है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है।
ठीक है। एटॉमिक नंबर का मतलब पता है ना आपको? एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन वन एटम, ठीक है। ये तो हो गया आपका एटॉमिक नंबर। अब देखेंगे हम एटॉमिक नंबर इज डिस्ट्रीब्यूटेड, atomic number means number of proton as I told you, और number of proton मतलब के number of electron, because we know that हर element में proton और electron equal quantity में होते हैं, ठीक है। proton जो होता है वो positive charge होता है और electron जो होता है वो negative charge होता है, और ये दोनों equal quantity में होते हैं, इसलिए एटम के ऊपर जीरो चार्ज होता है, ठीक है। एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, मतलब कि जीरो चार्ज होता है। अब मैं आपको बता रही थी कि why any element tries to form a bond, ओके उसके लिए मैं अब देखेंगे हम कि ये हो गया आपका कार्बन, ठीक है। ये कार्बन जो है, कार्बन का एटॉमिक नंबर आपको बता चुके हैं मैं 6 है। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स एटम में वो किस तरह से अरेंज है ऑर्बिट्स के अंदर, ठीक है। तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होता है कि पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरे ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और अगर इसको हम डिटेल में लिखेंगे तो ये होगा 1s2, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और दूसरे ऑर्बिटल में 2s2 एंड 2p2, ठीक है, तो 2p2 सॉरी। तो अब यहाँ ये हो गया कि ये जो है आपका आउटरमोस्ट शेल है और आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। नाउ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस 4 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसकी वजह से ही एटम जो है बॉन्ड फॉर्मेशन की तरफ जाता है। क्यों जाता है? देखो एक रूल है, उसका नाम है ऑक्टेट रूल, ठीक है। तो व्हाट इज ऑक्टेट रूल? ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट का मतलब होता है 8। तो हर एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स है, दे ट्राइज टू 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल। मतलब वो क्या कोशिश करते हैं कि उनके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। और अगर नहीं होते हैं किसी एलिमेंट में 8 इलेक्ट्रॉन, तो वो कोशिश करते हैं कि वो या तो गेन करें या तो लूज करें, और इस तरह से वो क्या करने की कोशिश करें कि उनके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन ला लें किसी भी तरह से, या तो आइदर दे विल लूज और दे विल गेन द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखते हैं हम कि कौन से इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे, कौन से इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, ठीक है। तो उसके पहले हम ये देखेंगे कि व्हाई एनी एलिमेंट्स ट्राई टू गेट 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब उसके लिए मैं आपको दूसरी स्लाइड दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए आप, जैसे कि हम सी दिस इज अ पीरियोडिक टेबल, ओके। अब यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा ये पीरियोडिक टेबल में कि जो लास्ट एलिमेंट है ग्रुप 18 है, उसमें हीलियम है फर्स्ट स्टेप पे, पहला कॉलम में हीलियम है, दूसरे में नियॉन है, तीसरे में ऑर्गन है, देन क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनको बोला जाता है जीरो ग्रुप एलिमेंट, या इनको बोला जाता है नोबल गैसेस, ठीक है। इनको क्यों बोला जाता है नोबल गैसेस? क्योंकि ये एलिमेंट्स कंप्लीटली सेटिस्फाइड होते हैं, स्टेबल होते हैं, ठीक है। ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, ये स्टेबल होते हैं। और स्टेबल क्यों होते हैं? क्योंकि इनके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब के और सिर्फ हीलियम छोड़ के बाकी सारे जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं वो सब लोगों के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब सारे एलिमेंट्स क्या करेंगे? इन नोबल गैसेस की तरह, जैसे कि फॉर एग्जांपल हीलियम और लिथियम, ठीक है, इनकी तरह बनने की कोशिश करें। और इनकी तरह बनने के लिए वो लोग क्या करेंगे? उनके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स लेने की कोशिश करेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन, ताकि वो भी स्टेबल बन जाए इन लोगों की तरह, ठीक है। अब देखते हैं हम कि वो कौन से एलिमेंट्स आपके कौन से एलिमेंट्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे और कौन से एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। यहाँ पर देखिए आप, जैसे फॉर एग्जांपल आपके एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तो होगा नहीं, क्योंकि अगर 8 होगा तो वो बॉन्ड बनाएंगे नहीं, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पहले इसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो, 3 इलेक्ट्रॉन हो, 4 इलेक्ट्रॉन हो, 5 इलेक्ट्रॉन हो, 6 इलेक्ट्रॉन हो, 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब अगर सपोज आपके
एटम में या जो भी एलिमेंट है उसमें अगर आप देखते हो कि उसके आउटरमोस्ट शेल में 1 से लेकर 3 तक के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे। ठीक है, क्यों लूज करेंगे? क्योंकि अगर सपोज उसके आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसको 7 इलेक्ट्रॉन गेन करके उसकी जो आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो 8 बनाना, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, तो 7 किसी के पास से लेना बहुत मुश्किल है, इसलिए वो क्या करेगा, 1 लूज कर देगा। अब 1 लूज कर देगा तो उसके पास जो आउटरमोस्ट शेल रहेगा वो 8 बन जाएंगे। ठीक है, अगर 2 है तब भी वो डिफिकल्ट है, 3 है तब भी डिफिकल्ट है। अब आता है 4, 4 में 2 पॉसिबिलिटीज है, या तो वो क्या करेगा, लेगा या देगा, एनीथिंग कैन हैपन। वो अब हम डिटेल में देखेंगे कि कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तीसरा हम देखेंगे, अगर सपोज उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है और 7 इलेक्ट्रॉन है, उस टाइम पे वो लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन इसलिए करेंगे क्योंकि फॉर एग्जांपल 5 इलेक्ट्रॉन, so it's not easy to lose 5 electron. Okay, so what that element will do, that element will try to gain 3 electrons so that the total electrons in outermost shell will be 8 electrons. Okay, इसी तरह से यहाँ पर अगर 6 में देखेंगे आप, तो 6 में ऐसा होगा कि आपको सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन अगर आपको मिल जाते हैं तो वो बन जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन, तो वो ऑब्वियसली 6 इलेक्ट्रॉन देने के बजाय 2 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है। उसके बाद लास्ट वाला देखो आप 7, जिसके पास 7 है उसको बस 1 की ही जरूरत है, तो व्हाट इट विल डू, वो सिर्फ क्या करेगा, 1 आरामी से ले लेगा और इस तरह से वो बॉन्ड बनाएंगे। अब हम बात करेंगे कार्बन की। ठीक है, सो वी नो दैट कार्बन इज हैविंग एटॉमिक नंबर 6। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, 2 and 4। तो आउटरमोस्ट शेल में हमने देखा, पहले भी देखा हमने कि आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटरमोस्ट शेल में। अब उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स लेने की जरूरत है ऑक्टेट रूल फॉलो करने के लिए या कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 और की जरूरत है। ठीक है, अब यहाँ पॉसिबिलिटी ये है कि या तो वो लेगा या तो देगा। ठीक है, अब देखते हैं हम कि 2 पॉसिबिलिटीज कैसे होते हैं, लेगा या देगा। ठीक है, तो पहले तो हम देखेंगे यहाँ पर उसके पास, मैंने आपको पहले वो बताया कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। ठीक है, वी नो दैट के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर हैविंग डिफरेंट चार्जेस। लाइक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन के ऊपर जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, जब ये दोनों चार्जेस, जैसे आपको पता होगा कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव जब मल्टीप्लाई होते हैं तो यू विल गेट न्यूट्रल चार्ज, जीरो चार्ज। ठीक है, तो उसी तरह से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, लाइक सी देखो 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, एक कैंसिल हो जाएगा और यू विल गेट अ जीरो चार्ज। ठीक है, यहाँ पर नेट चार्ज क्या रहेगा, एटम के ऊपर 0 रहेगा। अब यहाँ जैसे कि हमने देखा कि हमारे कार्बन के अंदर कितने चार्जेस है, कार्बन के अंदर हमारे पास how many chances are there in carbon, sorry atomic number of carbon is 6, again it is distributed in 2 and 4, so outermost shell में 4 electrons है। ठीक है, अब 4 electrons है outermost shell में, अब उसको एक तो ये है कि वो दे भी सकता है या ले भी सकता है। अब क्या करेगा वो, देखो अगर सपोज फॉर एग्जांपल वो देता है, ठीक है दे देता है, तो उसके पास प्रोटॉन कितने हैं, 6 प्रोटॉन है ना, पॉजिटिव चार्जेस कितने हैं, 6, तो ये 6 पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव चार्जेस को जाने नहीं देंगे। ठीक है, वो क्या करेंगे, आसानी से जाने देंगे क्या, नहीं जाने देंगे। अब क्या होगा कि उसके पास जो है अगर हम देखेंगे कि अगर वो लेना चाह रहा है, अगर लेना चाह रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा उसको, 4 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। 4 इलेक्ट्रॉन अगर लेना पड़ेगा उसको, तो ये होगा कि उसके पास है प्रोटॉन 6 प्रोटॉन, तो 6 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन को संभाल नहीं पाएंगे। तो अब क्या करेगा फिर, अब ये करेगा कि वो इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा, ना लूज करेगा ना गेन करेगा, वो क्या करेगा, शेयर करेगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं किस तरह से शेयर करेगा, उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हम। पहले फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स बाय कोवेलेंट बॉन्ड, तो ये हो गया पहला कंपाउंड फॉर्मेशन बाय कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर आई हैव टेकन एन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन,
I'll teach you in detail how the hydrogen bond is formed. उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन. उसके बाद तीसरा है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल. तो ये एक एक करके हम सारे डिटेल में देखेंगे किस तरह से बॉन्ड बनते हैं. तो फर्स्ट विल गो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड. ठीक है, अब यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए अगेन आई विल जस्ट टेक यू टू द बोर्ड. ओके, अब देखिए हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 2. ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 2 है. सॉरी, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसका एटॉमिक नंबर है 1. ठीक है, मतलब अब जितने भी एग्जाम्पल्स में पहले बता चुके हैं आपको, तो दे फॉलो ऑक्टेट रूल, मगर ये जो है ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करेगा क्योंकि इसके पास उतने हैं ही नहीं इलेक्ट्रॉन. तो ये क्या करेगा? ड्यूप्लेट बनाएगा. ड्यूप्लेट मतलब के 2 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, यानी कि किसको फॉलो करेगा? हीलियम को फॉलो करेगा. हीलियम के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2. ठीक है, तो किसको फॉलो करने वाला? हाइड्रोजन 2 को. अगर सपोज इसको स्टेबल बनना है तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. इसके पास ऑलरेडी खुद के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन. और कितनी की जरूरत है उसको? 1 की जरूरत है. अब देखो क्या होगा. ये है आपका हाइड्रोजन एटम जिसमें है 1 इलेक्ट्रॉन. दूसरा है हाइड्रोजन एटम जिसमें और 1 इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे ये हाइड्रोजन एटम, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में, और ये हाइड्रोजन एटम जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में. और अब ये क्या कर सकते हैं? ये दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकते हैं, ताकि अब जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे तो ये इसके ऑर्बिट में भी 2 हो जाएंगे, इसके ऑर्बिट में भी 2 हो जाएंगे. तो दे विल फॉर्म और दे विल शेयर द इलेक्ट्रॉन, equal sharing of electron, sorry, I'll just change the structure like this. Okay, तो यहाँ पर ये है आपका हाइड्रोजन, इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन जो शेयर हो चुके. Now because of this sharing of electron, whatever bond is formed, that is called as covalent bond. और इसमें बनेगा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. तो इसकी रिएक्शन दिखाती हूँ मैं आपको किस तरह से होगा. हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, दैट विल गिव H2 मॉलिक्यूल. ठीक है, तो ये हो गया एग्जाम्पल आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का. उस तरह से हम देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. ठीक है, अब ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8. अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा इसका? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2n8, सॉरी 2n6. ठीक है, 2n6, यानी आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास? 6 इलेक्ट्रॉन्स है. अब ये 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है इसको ऑक्टेट कंप्लीट करेगा. अब ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है. ठीक है, तो अब कैसे होगा देखो. जैसे ये मॉलिक्यूल हो गया ऑक्सीजन. नाउ दीज 6 इलेक्ट्रॉन्स, हम ये 6 इलेक्ट्रॉन्स को है ना, हम उसको दिखाते हैं उसके स्ट्रक्चर में. ठीक है, सो इट विल हैव 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहेंगे इसके, और बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन जो 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में रहेंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में रहेंगे. ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में ये एक दूसरे टॉपिक में मैं आपको दिखाऊंगी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरह से बनता है. ठीक है, तो अब ये हो गया आपका दूसरा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. यहाँ पहले वाले ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर जैसे हैं वैसे ही 2 है. अब काउंट करके देखो आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं. यहाँ पर देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए टोटल? 4, और ये 2 हो गया 6. अब क्या होगा, ये नाउ उसको 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो वो क्या करेगा? यहाँ पर से ऐसे शेयर करेगा इसके इलेक्ट्रॉन, ये वाला इसके इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा. ठीक है, अब देखो आप अगर सपोज ये सर्कल कंसिडर करते हैं हम, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन outermost shell of this oxygen atom? So 1 2 3 4 5 6 7 8. और इसका देखेंगे तो ये भी कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, तो इसके बीच में 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे. दैट इज नथिंग बट a double bond. ऑक्सीजन विल हैव डबल बॉन्ड. ठीक है, एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो यहाँ पर कितने हो गए?
ये पहला वाला बॉन्ड बनेगा इसका, दूसरा वाला बॉन्ड बनेगा इसका, ठीक है। यानी टोटल कितने बॉन्ड हो गए, 2 बॉन्ड हो गए। सो इसकी रिएक्शन देखो किस तरह से रहेगी, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन विल गिव O2 मॉलिक्यूल, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नथिंग बट नाइट्रोजन molecule, or sorry, nitrogen molecule formation. Yeah, you can say that how the nitrogen molecule is formed. I'll just say the color of pen. So चलो देखो, अब नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, so the distribution is 2 and 5, ठीक है। सो आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके, 5 इलेक्ट्रॉन्स। 5 इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि फिर आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है ताकि वो ऑक्टेट कंप्लीट करेगा खुद का, 3 इलेक्ट्रॉन है ना। तो 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो वो क्या हो जाएगा, उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से नाइट्रोजन शेयरिंग करेगा, ठीक है। नाउ सी, यहाँ पर एक नाइट्रोजन है आपका। अब नाइट्रोजन में भी जो होता है ना, नाइट्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन सिंगल होते हैं, ठीक है, और एक लोन पेयर होता है, लोन पेयर। लोन पेयर जो होते हैं वो यूजुअली बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। इसके लिए मैं एक सेपरेट टॉपिक बनाऊंगी, आपको बताऊंगी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ठीक है। तो उसको डिटेल टॉपिक हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ देखिए, एक इलेक्ट्रॉन सॉरी एक नाइट्रोजन के साथ 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक लोन पेयर है और यहाँ पर 3 जो है और उसके सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन। नाउ व्हाट नाइट्रोजन विल डू, जब नाइट्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा तो वो इसके 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ठीक है। अब टोटल काउंट करो, एक नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये 2 और ये 6, यानी हो गए टोटल 8, ठीक है। इसी तरह से ये वाला नाइट्रोजन यहाँ से शेयर करेगा। तो अब यहाँ पर आपके बन गए नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन, दैट विल गिव इनटू मॉलिक्यूल, ठीक है। So this is how the covalent bond is formed. इस तरह से covalent bond बनता है। और covalent bond को हमेशा ये याद रखिए, आपके covalent bond जब टूटता है तो it will not turn into ions, वो ionic bond ions में turn नहीं होता है, ठीक है। और जो compounds covalent compound होते हैं, they are not good conductor of electricity, they cannot conduct electricity, क्योंकि वो ions नहीं बनाते इसलिए electricity conduct नहीं कर सकते, ठीक है। So I'll stop sharing my screen, or we'll just learn detail about that. So the compounds which are having high melting point, जैसे कि for example आपको मैं इसके पहले दिखा चुकी हूँ कि covalent compound जो होते हैं, covalent compound के अंदर जो bonding होती है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, यानी कार्बन कंपाउंड के अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। और कार्बन कंपाउंड्स आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जब वो टूटते हैं तो उनमें आयन नहीं बनता है। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं जब वो ब्रेक होंगे तो उसके अंदर आयंस बनेंगे, और आयंस इज अ गुड सोर्स ऑफ कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए आयंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। So in today's topic we have seen that how the bond is formed, okay, and covalent bond किस तरह से बनता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम आगे से जो रिलेटेड टॉपिक रहेगा वो पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड शेयर कमेंट। आपको जो अगर कोई टॉपिक है स्पेशल जिसको कंडक्ट करना है तो आप कमेंट कर सकते हो, और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम वो टॉपिक कवर करेंगे जो आप चाहते हो। Then we will see another topic in the next session, and please like, subscribe my video. इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। सो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।